अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पत्नी उषा वेंस और बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल के साथ भारत दौरे पर आए हैं। ये उनका पहला आधिकारिक भारत दौरा है और वे 4 दिन भारत में रहेंगे। उनका विमान आज सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पारंपरिक तरीके से स्वागत भी किया गया। इसके बाद जेडी वेंस अपने परिवार के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर गए और वहां करीब 1 घंटे रुके। मंदिर प्रबंधन ने उन्हें मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने आधिकारिक आवास पर उपराष्ट्रपति वेंस की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा के साथ साथ दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को गहराने के तरीकों पर विचार भी किया जाएगा। आज होने वाली बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। वेंस के साथ अमेरिका से पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों समेत 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए हैं। वेंस के भारत दौरे की 2 बड़ी वजह हैं। व्यापार समझौता। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों देश 2030 तक $500 अरब का व्यापार लक्ष्य तय कर चुके हैं। और दूसरा बड़ा कारण है टैरिफ विवाद। ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगाए गए 26% आयात शुल्क को लेकर भी चर्चा होगी। तो ये 2 बड़ी वजह है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं और पहली बार भारत आई हैं। उनके माता पिता आंध्र प्रदेश से हैं, लेकिन बाद में अमेरिका में बस गए थे। वहीं दिल्ली में मुलाकातों का दौर खत्म कर वेंस आज की शाम को ही दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे, जहां जयपुर के होटल रामबाग पैलेस में एक विशेष समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल की सुबह आमेर पैलेस जाएंगे और इस दौरान सूरजपोल गेट पर 2 सजी धजी हथनियों चंदा और पुष्पा द्वारा उनका माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। वहां उन्हें जोधपुर साफा पहनाया जाएगा और राजस्थानी परंपराओं से परिचित भी कराया जाएगा। इस दौरान आम लोगों के लिए महल बंद रहेगा और 12 खास गाइड्स को लगाया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 23 अप्रैल को तेजो महालय देखने जा रहे हैं। खेरिया एयरपोर्ट पर उन्हें सीएम योगी रिसीव करेंगे, जहां से लगभग 12 किलोमीटर दूर शिल्पग्राम तक सड़क किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। करीब 5000 बच्चे सड़क के दोनों ओर भारत और अमेरिका का राष्ट्रध्वज लेकर उनका स्वागत करेंगे। वहीं जेडी वेंस का ये दौरा भारत अमेरिका रिश्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चलिए, विदेशों की तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के सलाहकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। संजीव जी, बताएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बताएं कि भारत और अमेरिका का ये जो दौरा इस वक्त हो रहा है, उपराष्ट्रपति का दौरा भारत में हो रहा है, 4 दिवसीय दौरा है, क्या टैरिफ मामले, जिस तरीके से पूरे विश्व में टैरिफ का जो मामला है वो काफी दिनों दिन ये जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं ग्लोबल लेवल पे, क्या भारत पे जो 26% टैरिफ लगाया गया है, क्या उसके उपाय में कोई और वार्ता हो सकती है, कोई अहम समझौता हो सकता है? जी देखिए निमि जी, निसंदेह ये जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकेंड लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उनकी धर्मपत्नी उषा वेंस की जो भारत की यात्रा है बेहद महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान जैसा कि आपने विस्तार में बताया कि वो अनेकों वार्ताएं करेंगे और जयपुर और आगरा की विजिट भी करेंगे। और भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो संबंध है ये विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। और इन संबंधों का जो आधार है वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर तथा साझा चुनौतियां हैं। दोनों देशों के बीच में बहुत ही स्ट्रांग पीपल टू पीपल कनेक्ट है। अमेरिका को बनाने में प्रवासी भारतीयों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और उषा वेंस उसका एक उदाहरण है कि उषा वेंस जिस उपलब्धि को उन्होंने हासिल किया है वो सेकेंड लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। कमला हैरिस भी आप जानते हैं उपराष्ट्रपति पद तक पहुंच चुकी थी। तो ये जो भारतीयों की जो पूरी भूमिका अमेरिका के राजनीतिक जो क्षेत्र में भी है और अन्य क्षेत्रों में भी है,
वो बहुत बड़ी है, और अमेरिका इस बात को जानता है। और अमेरिका के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है। भारत जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज विश्व नेता के तौर पर भी उभर चुका है। तो ऐसे भारत के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छे संबंध चाहते हैं, और जो टैरिफ से संबंधित जो विषय है उसके ऊपर लगातार बातचीत चल रही है। भारत और अमेरिका वर्तमान समय में एक ट्रेड डील निगोशिएट कर रहे हैं, और जिसके कि जल्द से जल्द ही कंक्लूड होने की संभावना है। और दोनों ही देश अपने बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक $500 बिलियन तक के लक्ष्य तक ले जाना चाहते हैं। और जाहिर है कि ये जो लक्ष्य है अगर हासिल करना है तो दोनों देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि भारत और अमेरिका के संबंधों का आधार बहुत मजबूत है और दोनों ही लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, इसी वजह से अगर कोई ऐसे विषय है जहां पर मतों की भिन्नता होगी तो वो बातचीत से उसका रास्ता वो निकाल लेंगे। कोई ऐसा मतभेद नहीं होगा कि जो डिस्प्यूट्स में बदले। मतभेद किसी मनभेद में नहीं बदलेगा, ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और ये इस यात्रा के दौरान जाहिर है कि अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें कि आर्थिक विषय तो होंगे ही, टैरिफ के विषय तो होंगे ही, से संबंधित बातचीत तो होगी, डिफेंस कोलैबोरेशन और हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर विशेष रूप से चर्चा होने की भी संभावना है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे भी इसमें डिस्कस होंगे। बिल्कुल संजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि अगली खबर पे भी फिर से आपसे संपर्क साधेंगे और विशेष जानकारी आपसे जानेंगे। और इसी के साथ अब कनाडा की ओर बढ़ते हैं, जहां कनाडा के सरे और वैंकूवर में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर अशांति फैलाने की कोशिश की है। बता दें कि सरे के प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण मंदिर और वैंकूवर के रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारे की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक और भड़काऊ नारे लिखे गए। सरे मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद, फ्री पंजाब जैसे नारे स्प्रे पेंट से लिखे गए हैं। ये घटना 19 अप्रैल की है, जब मंदिर प्रशासन ने सुबह इन नारों को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मंदिर प्रशासन ने इसे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताया है। पुलिस ने इसे संभावित घृणा अपराध मानते हुए जांच शुरू कर दी है और कहा है कि ये वार्षिक नगर कीर्तन से ठीक एक दिन पहले माहौल को बिगाड़ने की साजिश हो सकती है। 20 अप्रैल को सरे में बैसाखी के उपलक्ष्य में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें करीब 5 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। इस आयोजन के दौरान कई स्थानों पर खालिस्तानी झंडे, भारत विरोधी नारे और विवादास्पद झांकियां भी देखी गई। खास बात यह रही कि इस नगर कीर्तन में मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की भी स्टेज सजाई गई। इसी तरह वैंकूवर के रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारे पर भी खालिस्तान समर्थक ग्राफिटी देखी गई। गुरुद्वारा प्रशासन ने घटना की निंदा करते हुए जांच में पूरा सहयोग देने की बात भी कही है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है या फिर नहीं, लेकिन ये एक जैसी शैली और एक ही समय के आसपास हुई इन घटनाओं को पुलिस एक सुनियोजित प्रयास मानकर जांच कर रही है। कनाडा में हिंदू और सिख समुदायों के नेताओं ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल राजनीतिक और अलगाववादी एजेंडे के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले भी कनाडा में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। ये कोई पहली घटना नहीं है जब कनाडा में किसी हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया हो। पिछले 2 वर्षों में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। और अब बात करते हैं सितंबर 2023 की। सितंबर 2023 में ब्रैम्पटन के एक मंदिर की दीवार पर खालिस्तान रेफरेंडम लिखा गया था। वहीं 2020 लिखा गया था, बता दें आपको, वहां पर दीवारों पर खालिस्तान रेफरेंडम 2020 लिखा गया था। वहीं जनवरी 2024 की बात करते हैं, जहां पर मिशन शहर के एक अन्य मंदिर में खालिस्तानी पोस्टर चिपकाए गए थे। जून 2024 में वैंकूवर में एक मंदिर पर तोड़फोड़ और भड़काऊ ग्राफिटी की सूचना मिली थी। और चलिए इस खबर पर विशेष जानकारी देंगे। हमारे साथ संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि विदेश मामलों के सलाहकार हैं। संजीव जी, बताइए कि जिस तरीके से कनाडा में यह घटना देखी गई है, खालिस्तानियों ने लगातार हिंदुओं पर, सिख समुदाय पर हमला किया है, उनकी आस्थाओं से, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, खालिस्तानी झंडे लहराए गए, खालिस्तानी नारे वहां पर लगाए गए। क्या सच में ये जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव पैदा कर रही है? क्या ये एक बड़ी वजह है? देखिए, ये जो घटनाएं हैं कनाडा में लगातार होती रही हैं,
और भारत ने इन घटनाओं को लेकर के अपनी गहरी चिंता लगातार व्यक्त की है। और जो पिछली जो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी, उससे जाहिर है कि भारत को काफी निराशा हुई थी, क्योंकि ये जो सरकार है ये कट्टरपंथियों को के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी और उल्टे भारत के ऊपर ही बेसलेस एलिगेशंस लगा रही थी। तो अब तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार चली गई है और अब मार्क कार्ने जो कि लिबरल पार्टी के ही नेता हैं, वो प्रधानमंत्री हैं और कनाडा में अभी 28 अप्रैल को इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। तो ऐसे समय में कि जब कनाडा में एक राजनीतिक सरगर्मी बहुत ज्यादा है, इलेक्शंस का वातावरण है, ऐसे में इस तरीके की घटना करके ये जो आतंकी हैं, जो खालिस्तान समर्थक आतंकी हैं, वो वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। और वो जाहिर है कि अपने जो एक वेस्टेड आतंक परस्त जो उनका एजेंडा है, खालिस्तान की जो एक कपोल कल्पना है, उसके आधार पर वो अनेक तरीके का पोलराइजेशन करना चाहते हैं। तो ये आतंकियों की जो साजिश है, उसके ऊपर कनाडा की सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हम इस सरकार से जरूर अपेक्षा करते हैं कि ये सरकार जो आतंकियों के द्वारा जो भारत के संदर्भ में साजिशें रची जा रही हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करके दिखाएगी। और अगर ये कार्ने की सरकार ऐसा करती है तो जाहिर है कि ये उनके अपने पार्टी के छवि के लिए भी और पूरे कनाडा उनके अपने राष्ट्र के हितों के लिए भी अच्छा होगा। भारत तो यही अपेक्षा करता है, लेकिन अब देखना होगा कि ये सरकार इसके ऊपर कैसी कार्रवाई करके दिखाती है। और दो जगहों पर ये घटना हुई है, सरे में हुई है, वैंकूवर में हुई है। और अभी हमने ये भी देखा था कि प्रधानमंत्री कार्ने ने रामनवमी के दिन एक मंदिर में विजिट भी की थी। तो उनका जो अप्रोच है वो जरूर हिंदू कम्युनिटी को रीच आउट कर रहे हैं, लेकिन वो रीच आउट करने की प्रक्रिया तब बहुत ज्यादा अच्छी होगी जब वो ऐसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। और देखना होगा कि अब सरकार किस तरीके की कार्रवाई घटनाओं को बिल्कुल संजीव जी, आप हमारे साथ बने रहे अगली खबर के लिए। और यहाँ पर बात अब गाजा की करते हैं, जहां पर गाजा में 23 मार्च को हुई एक बड़ी चूक के मामले में इजरायली सेना ने अपनी गलती स्वीकार की है। इस घटना में 15 मेडिकल कर्मियों की जान गई थी। आईडीएफ ने माना है कि उनके सैनिकों से गंभीर गलतियां हुई और इसी के तहत एक अधिकारी को बर्खास्त भी कर दिया गया है। इस हमले में एम्बुलेंस, फायर ट्रक और संयुक्त राष्ट्र के वाहन को निशाना बनाया गया था। इजराइल का दावा है कि मृतकों में से 6 लोग हमास से जुड़े थे, लेकिन जांच रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि सैनिकों ने सेना की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। फिर भी पेशेवर स्तर पर लापरवाही को स्वीकार करते हुए सख्त कार्रवाई की गई। बीते शुक्रवार गाजा में इजराइल की ओर से की गई ताजा एयर स्ट्राइक में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। गाजा की स्थानीय सरकार के अनुसार बीते 18 महीनों में इजराइल के हमलों में 61,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा में हजारों लोगों को भूख से मरने का खतरा है। लगातार हवाई हमले, गोलीबारी और नाकाबंदी ने आम लोगों की मानसिक हालात पर गहरा असर डाला है। वहीं वेस्ट बैंक के हेब्रोन के फवार रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सैनिकों ने 8 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। दक्षिणी गाजा के कुवैती हॉस्पिटल के एक बयान में बताया गया है कि इजरायली हमलों से बच्चों को गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। सीमित दवाओं और उपकरणों के बीच अस्पतालों में इलाज कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। ग्लोबल हेरिटेज डे के मौके पर मानवाधिकार संगठन अल हक ने आरोप लगाया कि इजरायली सेना ने कई फिलिस्तीनी संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों को निशाना बनाया है। और चलिए खबर पर विशेष जानकारी देंगे हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, बताएं जिस तरीके से यहाँ पर इजराइल के द्वारा गाजा पर हमला किए जा रहे हैं, क्या ये हमला किस तरीके से मेडिकल नजरिए से देखा जाए या फिर अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखा जाए, किस तरीके से गाजा के पूरे वातावरण को प्रभावित कर रहा है? देखिए निमि जी, इजराइल और आतंकी संगठन हमास के जो विरुद्ध जो युद्ध है वो लगातार जारी है और दोनों ही पक्षों की तरफ से यद्यपि की सीज फायर की कोशिश की गई। एक सीज फायर हुआ भी था लेकिन वो अब समाप्त हो गया है और जो सीज फायर हुआ था उस दौरान हमास ने अनेकों इजरायली बंधकों को रिहा भी किया था और इजराइल ने भी अनेक पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिहा किया था। और लेकिन अब जो शेष बंधक बचे हुए हैं, इजराइल की यह मांग है कि उन बंधकों को हमास जल्द से जल्द रिहा करे।
और यदि हमास उन बंधकों को रिहा नहीं करता है तो फिर इजराइल हमले करेगा, और इसी प्रक्रिया में इजराइल हमले कर रहा है ताकि हमास के ऊपर एक दबाव बनाया जा सके। लेकिन इस प्रक्रिया में मैं बड़े बड़े दुर्भाग्य से और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बड़ी संख्या में जो निर्दोष लोग हैं वो मारे गए, और इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ये जो संख्या लगभग 60,000 तक की पहुंच चुकी है, और जिसमें कि ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। आज भी जो वहाँ हमले हो रहे हैं, हाल के दिनों में जो वहाँ हमले हुए हैं, उसमें लगभग 90 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। और ये जो मेडिकल टीम जो कि एक जाहिर है कि एक राहत के कार्य में लगी हुई थी, वो इस हमले की जद में आ गई, और इजराइल ने अब इस संदर्भ में अपनी गलती मानी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप बहुत बड़े पैमाने पर सिविलियन एरियाज में, अर्बन एरियाज में ऑपरेशन करते हैं, और जहां पर इतना डेंस पॉपुलेशन हो, और वहां पर कोलेटरल डैमेजेस और निर्दोष लोगों के मारे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। और बात यमन की हो रही थी, जहां की यमन की राजधानी सना एक बार फिर बॉम्ब धमाकों से दहल उठी है, जहां अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला सना के शूब जिले के व्यस्त फरवा बाजार को निशाना बनाकर किया गया है, जहां आम दिनों में भारी भीड़ रहती है। हूती गुट ने दावा किया है कि यह हमला रविवार को हुए सिलसिलेवार हमलों के बाद सबसे बड़ा था। वहीं अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने इन हमलों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ये सोचने वाली बात है। इससे पहले हुए हमलों की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी, लेकिन इस बार चुप्पी रहस्यमयी है। बता दें, इन हमलों से पहले अमेरिका ने यमन के रास ईसा बंदरगाह पर भीषण हमला किया था, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 171 घायल थे। यह हमला अब तक यमन में अमेरिकी कार्रवाई का सबसे जानलेवा हमला माना जा रहा है। अमेरिका का दावा है कि हूती विद्रोही लाल सागर और उसके आसपास के अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं। इससे वैश्विक समुद्री व्यापार पर संकट मंडरा रहा है, और इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देश हूती ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। इन हवाई हमलों से यमन की आम जनता पहले से भी ज्यादा संकट में घिर गई है। एक दशक से गृह युद्ध झेल रहे यमन में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही जर्जर हालात में थी। अब बमबारी के बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि यमन दुनिया के सबसे भयावह मानवीय संकटों में से एक से गुजर रहा है, और ऐसे सैन्य हमले हालात को और बदतर बना रहे हैं। तो बता दें आपको, अमेरिका से ये यमन से ये बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं, जहां की अमेरिका का ये जो हमला है ये कई मायने में अमेरिका पे सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अमेरिका ने अब तक इस हमले की आधिकारिक पुष्टि क्यों नहीं की है, ये बड़ा सवाल उठता है। यमन की राजधानी सना में एक बार बॉम्ब धमाके से पूरा यमन दहल उठा है। बता दें, अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 12 लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला सना के शूब जिले के व्यस्त फरवा बाजार को निशाना बनाकर किया गया है, जहां की आम दिनों में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। हूती गुट ने दावा किया है कि यह हमला रविवार को हुए सिलसिलेवार हमलों में से एक है। वहीं अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने इन हमलों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। आखिर ऐसा क्यों है? इससे पहले हुए हमलों की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी, लेकिन इस बार चुप्पी काफी मायने में रहस्यमयी है। इन हमलों से पहले अमेरिका ने यमन के रास ईसा बंदरगाह पर भीषण हमला भी किया था, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 171 घायल बताए जा रहे थे। यह हमला अब तक यमन में अमेरिकी कार्रवाई का सबसे जानलेवा हमला बताया जा रहा है।